हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे। अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर 17 से कि व्हाट इज़ लोकल एंड ह्यूमरल कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो। तो पहली बात एक तो ये चीज़ समझने की कि हमारे पास जो टिश्यू ब्लड फ्लो है, यानी कि टिश्यूज़ के पास जो हमारे पास ब्लड फ्लो पहुँचेगा उसको कंट्रोल करने के हमारे पास कितने वेज़ हैं। तो जो टिश्यू के पास हमारे पास ब्लड फ्लो पहुँचता है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 वेज़ हैं। ये तो उन्होंने लोकल और ह्यूमरल जिक्र किया, लेकिन 3 वेज़ हैं, लोकल, ह्यूमरल और हमारे पास नर्वस। ठीक है, कितने कंट्रोल टिश्यू के ऊपर ब्लड फ्लो पहुंचाने के कितने हमारे पास वेज हैं कि अगर हमारे पास टिश्यू के ऊपर है ना कोई ब्लड पहुंच रहा है तो उसको हम किन तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है लोकल, एक है ह्यूमरल और एक है नर्वस। हाँ, माना कि नर्वस बहुत लेस इफेक्टिव होता है ना इन कंट्रोलिंग द टिश्यू ब्लड फ्लो, लेकिन होता तो है ना, तो उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब लोकल क्या है? लोकल, ह्यूमरल और नर्वस। नर्वस का तो हमें पता है कि है ना ये वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन करवाता रहता है ना नर्वस स्टिमुलस से। लेकिन जो 2 न्यू वर्ड्स आए हैं वो है लोकल और ह्यूमरल। तो लोकल जो होता है, लोकल कंट्रोल हमारे पास एक्चुअली डिपेंड करता है कि टिश्यू को कितनी नीड है ब्लड फ्लो की। कि अगर हमारे पास टिश्यू है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अच्छा खासा ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नीड होगी ब्लड की। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा नीड क्यों होगी? क्योंकि ब्लड आएगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, लाइक ऑक्सीजन आएगा, है ना, दूसरे सब्सटेंसेस आएंगे। उन सब्सटेंसेस को सेल जो है या टिश्यूज़ जो हैं वो यूटिलाइज़ करके एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एनर्जी बनने का प्रोसीजर और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने का प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक ही मटेरियल है या एक ही मीडियम है और वो है ब्लड। तो टिश्यूज़ को ब्लड की ज़्यादा नीड होगी। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि टिश्यूज़ के अंदर है ना हमारे पास मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो उनको कम है ना ब्लड की नीड होगी। तो ये जो कंट्रोल है जो कि टिश्यू की नीड के ऊपर बेस कर रहा है वो कहलाता है लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो क्या है? ये हमारे पास वो कंट्रोल है जो कि टिश्यू की नीड के ऊपर हमारे पास टिश्यूज़ जो हैं वो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इस कंट्रोल को कंट्रोल भी कौन करता है? ये जो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल है वो कंट्रोल खुद टिश्यूज़ करते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन याद रखना कि इस कंट्रोल को जो टिश्यूज़ को जो नीड है, टिश्यूज़ को ब्लड की नीड है और उस ब्लड को कंट्रोल करने वाले खुद कौन है? टिश्यूज़ ही हैं। टिश्यूज़ को ब्लड की नीड है और इस ब्लड को कंट्रोल करने वाले खुद कौन है? वो टिश्यूज़ ही हैं। और इस कंट्रोल को हम कहते हैं लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल हमारे पास 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ होता है। एक होता है एक्यूट और एक होता है लॉन्ग टर्म। एक्यूट मतलब कि फटाफट फ़ौरन से ये ना, मतलब वो है ना उसको ब्लड को ज़्यादा या तो इंक्रीज़ करवा दिया जाए या तो डिक्रीज़ करवा दिया है। ठीक है, या तो हमारे पास इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो करवा दिया जाए टुवर्ड्स द टिश्यूज़ या डिक्रीज़ इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यूज़ करवा दिया जाए, अगर हमारे पास ये एक्यूट है। अब एक्यूट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक्यूट के अंदर हमारे पास आ जाती हैं जैसे कि हमारे पास है ना 4 थ्योरीज़ आएंगी, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद अच्छा ये याद रखना कौन जो 4 थ्योरीज़ आएंगी जब मैं डिस्कस करूंगा तो वो एक्यूट के अंदर आएंगी, क्योंकि है ना बुक के अंदर ये समझना भी मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ एक्यूट के अंदर आ रही है, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म में आ रही है। तो एक्यूट के अंदर क्या होगा कि जो अभी मैं 4 थ्योरीज़ समझाऊँगा वो आएंगी। उसके बाद क्या आएगा कि हमारे पास ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म आएगा। ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है, क्या होगा उसमें, वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ जनरल नोट डाउन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्यूट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक्यूट के अंदर 4 थ्योरीज़ जो हैं वो आएंगी। उसके बाद ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म आएगा। उसके बाद हमारे पास सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स। ठीक है, सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स और फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ दैट विल कंट्रोल द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यूज़। दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एक्यूट ब्लड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो रिलीज़ कराएंगे और फिर वो सब्सटेंसेस ब्लड फ्लो कंट्रोल करेंगे ऑन द टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, टिश्यूज़ का जो ब्लड फ्लो कंट्रोल हो जाए, टिश्यूज़ के लिए जो टिश्यूज़ का जो अपना ब्लड फ्लो है वो हमारे पास कंट्रोल हो जाए बाय द सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स, ये भी हमारे पास किसके अंदर इंक्लूडेड है? ये हमारे पास एक्यूट के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्यूट ब्लड फ्लो कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरीके से कंट्रोल करती हैं। और लॉन्ग एक्यूट कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लड फ्लो, तो अब हमें उनकी वो 4 थ्योरीज़ भी देखनी होगी और सारी चीज़ें देखनी होगी। तो अब अगर हम देखें एक्यूट कंट्रोल, तो एक्यूट कंट्रोल कैसे होगा कि हमारे पास जो मेटा आर्टीरियल्स हैं, उन आर्टीरियल्स और मेटा आर्टीरियल्स जो हैं या तो उसको हम वेजो कंस्ट्रिक्ट करवा दें या उसको हम वेजो डायलेट करा दें। अगर वेजो कंस्ट्रिक्ट कराएंगे तो टिश्यू के ऊपर जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होगा। अगर हम वेजो डायलेट करा देंगे तो टिश्यू के पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो चले जाएगा। अब इस एक्यूट ब्लड फ्लो को समझाने के लिए हमारे पास 4 थ्योरियाँ दी गई थी।
ठीक है। अब वो 4 थ्योरियाँ क्या थी कि अगर हमारे पास मेटाबॉलिक नीड, अगर मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस चीज़ है ना, तो फिर टिश्यूज़ के लिए ब्लड ज़्यादा रिक्वायर होगा। अगर हमारे पास मेटाबॉलिज्म टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी की टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड रिक्वायर होगा। एक थ्योरी ये हो जाएगी, इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में। दूसरी थ्योरी ये थी कि अगर हमारे पास सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर क्या हो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए और उस ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हो कि उनके अंदर एनोरेक्सिया हो जाए और है ना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाए, तो उससे बचाने के लिए क्या होगा कि टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड की नीड होगी। ठीक है, तो ये 2 थ्योरीज़ हैं और इन 2 थ्योरीज़ से हमारे पास 4 थ्योरियाँ बनेंगी। अब वो कैसे बनेंगे वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब ये 2 कॉन्सेप्ट को हमें लेके चलना है। एक है हमारे पास कि हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाए, दूसरा ये कि टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब पहली जो थ्योरी है वो है हमारे पास वेज़ोडाइलेटर थ्योरी फॉर एक्यूट लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन थ्योरी के अंदर ये होता है कि हमारे पास सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं सिंपल एक अच्छा सा कंक्लूजन बता रहा हूँ ताकि आपको उस चीज़ समझ आ जाए, फिर रीड करना मुश्किल नहीं होता। इसके अंदर वेज़ोडाइलेटर थ्योरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड जो नॉर्मली आ रहा था वो उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जितनी रिक्वायर है। जो ब्लड है ना टिश्यूज़ की तरफ नॉर्मली आ रहा था वो इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगा जितना अब रिक्वायर है। अब रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा हो गई? रिक्वायरमेंट इस वजह से ज़्यादा हो गई कि टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो गया। सपोज़ करो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए और फिर वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करवा देता है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से टिश्यूज़ को अब ज़्यादा ब्लड की नीड हो रही है। अब वो ज़्यादा ब्लड की नीड कैसे पूरी करता है कि वो सर्टेन वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंस बनाएगा। वो क्या करेगा, वो वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंस बनाएगा, क्योंकि जब तक आर्टीरियोल का साइज़ बड़ा नहीं होगा तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं आ सकेगा। अब जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं आएगा तो टिश्यूज़ को भी ब्लड जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि ब्लड फ्लो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ के ऊपर, तो टिश्यूज़ के ऊपर ब्लड फ्लो ज़्यादा मिलने के लिए आर्टीरियोल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा आर्टीरियोल का साइज़ कैसे बड़ा कराएंगे कि जो हमारे पास सेल्स और टिश्यूज़ जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सर्टेन सब्सटेंसेस बनाना शुरू करेंगे जिसको हम कहते हैं वेज़ोडाइलेटर एजेंट्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव आइंस, लैक्टिक एसिड, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एडिनोसिन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है एडिनोसिन। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या होंगे कि ये हमारे पास टिश्यूज़ से रिलीज़ होंगे। ये टिश्यूज़ से रिलीज़ होने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हमारे पास जाएंगे मेटा आर्टीरियल्स के पास, और फिर मेटा आर्टीरियल्स के अंदर जाके क्या करेंगे कि जो मेटा आर्टीरियल्स के हमारे पास सेल्स हैं उनको क्या करेंगे कि उनको इनलार्ज कर देंगे, और फिर हमारे पास क्या करेंगे, पूरी एज अ होल पूरी जो हमारे पास मेटा आर्टीरियल्स तक जो वेजल होगी उसको डायलेट कर देंगे। डायलेट कर देंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड जो है फिर इस मेटा आर्टीरियल्स के थ्रू पास होना शुरू हो जाएगा टिश्यूज़ के अंदर। याद रखना कि अगर हम वेज़ोडाइलेशन कराएंगे तो हमारे पास वेज़ोडाइलेशन एट मेटा आर्टीरियल्स, वेज़ोडाइलेशन एट आर्टीरियल्स और एट मेटा आर्टीरियल्स, उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा हमारा टिश्यूज़ की तरफ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितना हम मेटा आर्टीरियल्स का साइज़ बढ़ाएंगे या आर्टीरियल्स का साइज़ हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर पास हो सकेगा। लेकिन अगर हम वेज़ो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इस जगह पे हम क्या करते हैं वेज़ो कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड फ्लो टिश्यूज़ की तरफ नहीं होगा। याद रखना कि हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो टिश्यूज़ की तरफ कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब हमारे पास वेज़ोडाइलेटर थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि है ना हमारे पास वो टिश्यूज़ ने वेज़ोडाइलेटर एजेंट्स निकाले, और उसमें से भी प्रोबेबली इंपॉर्टेंट कौन सा था, एडिनोसिन। उसने क्या किया कि मेटा आर्टीरियल्स की वेज़ोडाइलेशन करवा दी। एक थ्योरी तो ये हो गई। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है, दूसरी थ्योरी जो है वो हमारे पास क्या है, वो है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। अब हमारे पास सर्टेन टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, या हमारे पास हाइपोक्सिया होना शुरू हो गया, या हमारे पास है ना कुछ किसी भी फैक्टर्स के थ्रू कार्बो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, या तो हमारे पास है ना डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स आ गए जिससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी होना सेल्स के अंदर शुरू हो गई। तो याद रखना, अब जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो हमारे पास मेटा आर्टीरियल्स हैं
हैं वो हमारे पास क्या होगा कि मेटा आर्टीरियोल्स, अभी सपोज कर लो कि वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वो है ना इतना ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर रहे टिश्यूज़ की तरफ। लेकिन अब सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब जब टिश्यूज़ और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास मेटा आर्टीरियोल्स की तरफ भी ऑक्सीजन की कमी का ये इम्पैक्ट जो है वो पहुँचेगा। अब जब मेटा आर्टीरियोल्स के ऊपर ऑक्सीजन की और कमी होगी तो वो क्या होगा कि हमारे पास जो स्पिंटर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास एटीपी नहीं बनेगी, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर होती है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल के लिए जो एटीपी रिक्वायर होती है वो अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो सकेगी स्मूथ मसल की, और स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब जैसे ही स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गए आर्टीरियल्स और मेटा आर्टीरियल्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा कि खुद ब खुद स्पिंटर जो कि हमारे पास है ना, सपोज कर लो कि जो गेटवे होता है वो स्पिंटर जो है वो हमारे पास खुल जाएगा, और क्या होगा कि हमारे पास अब जो है वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा है ना टिश्यूज़ के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अब ये ब्लड क्यों ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हुआ? ये हमारे पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से आना हुआ, ना कि वेज़ोडाइलेटर एजेंट्स के बनने से। ये याद रखना कि ऑक्सीजन वाली थ्योरी के अंदर क्या है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड तो आ रहा है टिश्यूज़ के ऊपर, लेकिन ये किसकी वजह से आ रहा है? ये हमारे पास ऑक्सीजन की कमी की वजह से आ रहा है इन टिश्यूज़ एंड इन एट मेटा आर्टीरियोल्स। मेटा आर्टीरियोल्स और टिश्यू के ऊपर ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्मूथ मसल सेल्स जो कि स्पिंटर के थे, जो कि प्री कैपिलरी स्पिंटर बना रहे थे, वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है हमारे पास टिश्यूज़ के ऊपर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये दो थ्योरीज थी। अब इन दो थ्योरीज से निकली हैं दो और थ्योरीज। ठीक है, ये दो थ्योरीज थी, इन दो थ्योरीज से हमारे पास निकली हैं दो और थ्योरीज। उनको क्या कहते हैं? एक है रिएक्टिव हाइपरेमिया और दूसरी है एक्टिव हाइपरेमिया। हाइपरेमिया वर्ड से समझ लेना कि इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड एट अ टिश्यू, सॉरी, इंक्रीज इन ब्लड इन अ गिवन वेसल, इंक्रीज इन ब्लड इन अ गिवन वेसल, इंक्रीज इन ब्लड इन अ गिवन टिश्यू। ठीक है, तो रिएक्टिव हाइपरेमिया और एक्टिव हाइपरेमिया। रिएक्टिव हाइपरेमिया में क्या होता है कि हमारे पास है ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। रिएक्टिव हाइपरेमिया में क्या होता है कि हमने सपोज करो कि कोई ब्लॉक करके कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, हमने है ना आर्टीरियोल्स को वेजो कंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है बहुत काफ़ी देर से, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास है ना ऑक्सीजन की कमी, और टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा कि है ना न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होंगे कि वो हमारे पास उनके अंदर ब्लड नहीं आ रहा तो न्यूट्रिएंट्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सारी चीज़ों की क्या होगा कि कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो उनके पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास इनके अंदर ये ऑक्सीजन जो वो हाइपोक्सिया वाली जो थ्योरी थी वो अब इसके ऊपर फिट होना शुरू हो जाएगी कि क्या होगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मोस्टली क्या हो रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो क्या करेगा कि मेटा आर्टीरियोल्स को बोलेगा चल भैया बना अपना स्पिंटर खोल दो। तो वो क्या करेगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एकदम से क्या होगा कि बहुत सारा ब्लड जो है वो हमारे पास है ना टिश्यूज़ के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जैसे इसकी नॉर्मल एग्जांपल डेली लाइफ में समझने के लिए कि एक पाइप लो, पाइप के अंदर अगर हम पानी लें, ठीक है, अब जब हमने है ना पानी पाइप के अंदर खोला हुआ है, लेकिन अगर हम पाइप के है ना वो जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर हम अपना थंब रख दें और है ना पानी को फ्लो होने ना दें, तो क्या होगा कि हमारे पास हमारे थंब के ऊपर प्रेशर तो बिल्डअप होता रहेगा, लेकिन जैसे हम थंब हटा देंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि मेटा आर्टीरियोल्स जब तक स्पिंटर को क्लोज करके रखेंगे तब तक टिश्यूज़ जो हैं वो डिप्राइव रहेंगे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जैसे ही हमारे पास मेटा आर्टीरियोल्स ने अपना दरवाज़ा खोल देंगे, प्री कैपिलरी स्पिंटर खोल देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो टिश्यूज़ के अंदर है ना पहुँच जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपरेमिया। एक्टिव हाइपरेमिया में क्या होता है कि वही इसके अंदर फिट होती है वेज़ोडाइलेटर वाली थ्योरी। एक्टिव हाइपरेमिया में क्या होता है, वेज़ोडाइलेटर वाली थ्योरी फिट होती है। वो क्या करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं टिश्यूज़, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इसके अंदर हो रहा होता है वो इतना है ना वो कैपेबल नहीं होता कि वो न्यूट्रिएंट्स सस्टेन कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो टिश्यूज़ जो है वो वेज़ोडाइलेटर एजेंट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि है ना मेटा आर्टीरियोल्स जो है वो वेज़ोडाइलेट हो जाते हैं और फिर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और फिर टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिलता है। तो ये एक्यूट कंट्रोल की 4 थ्योरीज थी। आगे की जो चीज़ें वो नेक्स्ट के अंदर डिस्कस